Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 5th of December 2024. 5 दिसंबर 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस हम शुरू कर रहे हैं. आई होप आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा होगा. प्लीज़ डू लाइक इट. कल आप लोगों ने 100 लाइक्स का टारगेट पूरा कर दिया. ज़्यादा नहीं लालच करूँगा. 110 लाइक का टारगेट रखते हैं. 100 तो करना ही करना है. 10 और उसमें ऐड किए हैं मैंने. तो लेट्स सी कि आप लोग कितनी मदद करते हैं. अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना सक्सेस बनाते हैं. स्टार्ट करेंगे आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस को. कुछ भी मिस नहीं होने वाला है. सारा कुछ कवर करूंगा. जो भी पढ़ाऊंगा उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना. मैंने देखा कल चैनल्स में स्वाइप कर रहा था. 1.5 घंटे 2 घंटे के एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है. यूपीएससी में आपसे जो क्वेश्चन बनने हैं वो ये इस 20 से 30 मिनट के एनालिसिस में बन जाएंगे. जो नहीं बनने हैं वो 1.5 घंटे 2 घंटे पढ़ के भी नहीं बनेंगे ना. फालतू की न्यूज़ आइटम्स मत देखा करिए. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो न्यूज़ है वो है लास्ट पेज से. वो है रिफ्यूजीज फ्रॉम सूडान सिविल वॉर. अब देखो सूडान के सिविल वॉर के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा. सूडान में एक्चुअली 2019 तक डिक्टेटरशिप थी जिसमें कि वहाँ पे जो लीडर थे उनको 2019 में हटा दिया गया था. ठीक है ना. नाम क्या था? ओमार अल बशीर को 2019 में आउटसाइड कर दिया गया था. ही वॉज द डिक्टेटर देयर. ठीक है. अब डिक्टेटरशिप तो हट गई लेकिन अब सूडान में एक नई क्राइसिस चल रही है. वहां पे 2 मिलिट्री फैक्शंस हैं. एक तो सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस जिसको एसएएफ बोलते हैं, जिसको जनरल अब्दुल फतह अल बुरहान लीड कर रहे हैं. एंड वहां पे पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स भी है जिसको जनरल मोहम्मद हमदान दागलो हेड करते हैं, जिनको हेमदीथी भी कहते हैं. तो अब जो वहां पे लड़ाई चल रही है ना, इन 2 मिलिट्री फोर्सेस के बीच में चल रही है. एंड दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट विच इज गोइंग ऑन फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. व्हाट आर द रिपरकशंस ऑफ दिस? क्या क्या इसके नतीजे निकले हैं? सो द वॉर हैज लेड टू ग्रेट हंगर. द वॉर हैज लेड टू अ फेमाइन लाइक सिचुएशन. पीपल्स आर पुश्ड अवे फ्रॉम देयर फार्म्स. फूड जो है वो बहुत ज़्यादा रेयर वहाँ होता जा रहा है. जब फूड रेयर होगा ऑब्वियसली बात है, डिमांड एंड सप्लाई का लॉ कहता है कि जैसे कोई क्वांटिटी घटेगी तो उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा शूट कर जाएंगी. तो प्राइसेस स्पाइक कर चुकी हैं. ठीक है. तो ऑल दीज आर द रिजल्ट ऑफ दिस. सूडान का मैप अभी आपके सामने आ गया होगा स्क्रीन में. आप लोग के लिए छोटा सा सवाल दिख रहा है जो वही पूछ रहा हूं मैं. कमेंट सेक्शन में सूडान कौन कौन सी कंट्रीज को बॉर्डर करता है और कैपिटल भी आपको दिख रही होगी. मुझे कैपिटल और कौन कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं और एक वाटर बॉडी जो इंपॉर्टेंट टच कर रहा है. तो आप मेरे को देख करके बताइए कि इनमें से क्या क्या जो मैंने आपसे पूछा. डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ठीक है ना. दैट इज थिंग. ये सब चीजें बताया करो यार. पूछता हूं तो आप लोग बताते नहीं हो बिल्कुल भी, है ना. ईरान रिलीजेस नोबेल प्राइज विनर ऑन मेडिकल ग्राउंड. तो 2000 नोबेल प्राइज विनर थी नोबेल पीस लॉरिएट नरगिस मोहम्मदी. नरगिस मोहम्मदी को ईरान में जेल हो गई थी एंड अभी उनको 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए छोड़ा गया. तो बस नॉर्मल न्यूज़ है. नरगिस मोहम्मदी एक नोबेल प्राइज पीस प्राइज विनर है. ये बस ये आपको पता रहना चाहिए. ठीक है. आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. नाउ दिस इज वन थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. इंडियन स्टील मिल्स फील क्रंच फ्रॉम चीप चाइनीज इंपोर्ट्स. अब देखो स्टील की बात चल रही है इंडिया और चाइना के कंटेक्स्ट में. तो मैं आपको बता दूं, इंडिया जो है वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट स्टील मेकर है. याद रखिएगा, इंडिया इज द वर्ल्ड्स 2nd लार्जेस्ट स्टील मेकर. बट स्टिल लास्ट फिस्कल ईयर में इंडिया नेट इंपोर्टर बन चुका है बिकॉज ऑफ द चीप चाइनीज इंपोर्ट्स, है ना. याद रखिएगा, इंडिया हालांकि वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट स्टील मेकर है, इसके बावजूद इंडिया इज अ नेट इंपोर्टर. हमारी एक तो डिमांड हमारे बहुत ज्यादा, हमारे यहाँ खपत बहुत ज्यादा है स्टील की, क्योंकि अभी भी डेवलपिंग नेशन है, चीजें बन रही हैं. ऑब्वियसली बात है, बनने वाले फेज में स्टील का डिमांड बहुत ज्यादा रहता है फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन, फॉर द इंडस्ट्रीज विच आर रिलायंट ऑन स्टील एंड ऑल. ठीक है. चाइना जो है, it is the largest producer of definitely steel, and it produces more steel than the rest of the world combined. This knowledge you should have कि China produces more steel than the rest of the world combined. और ऑब्वियसली बात है, जब इतना ज़्यादा स्टील करेगा ये प्रोड्यूस, तो ये बहुत चीप इस स्टील प्रोवाइड करता है दूसरी कंट्रीज को. इसीलिए कई बार मैंने आपको न्यूज़ में बताया था कि एक ड्यूटी लगाई जाती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी. एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है कि चाइना व्हाट इट डज, चूंकि इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, अब आपने क्वांटिटी तो देख ली, तो व्हाट इट डज, इट स्टार्ट डंपिंग इट्स स्टील, डंपिंग इट्स स्टील इन अदर कंट्रीज. डंपिंग इट्स स्टील मतलब कि जितने में ये प्रोड्यूस किया ना, उससे भी कम रेट में फिर ये
बेचना शुरू कर देता है, क्योंकि इतनी ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो इट स्टार्ट्स डंपिंग इट्स स्टील। एंड इसी कारण से दूसरी कंट्रीज को, फिर जैसे इंडिया जैसी कंट्री को, फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी पड़ती है। एंटी डंपिंग ड्यूटी मतलब कि जब कोई दूसरी कंट्री अपने प्रोडक्ट को कम रेट में आपके यहाँ डंप करना शुरू कर दे, बेचना शुरू कर दे, तो उसके अगेंस्ट आप फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हो ताकि उसका थोड़ा प्राइस बढ़े, है ना। लेकिन अभी तो जो है वो इंडियन स्टील मिल्स जो है दे आर फीलिंग द क्रंच फ्रॉम द चीप चाइनीज इंपोर्ट्स एंड ऑल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला जो टॉपिक है वो है पॉलिटिकल टर्मोइल इन कोरिया। कोरिया में कल आपको न्यूज़ आई रही होगी कि वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है यून, उन्होंने पहले तो मिलिट्री रूल लगा दिया, मतलब जिसको अपन मार्शल लॉ बोलते हैं, मार्शल लॉ लगा दिया। एंड उसके बाद फिर वो हालांकि रिवर्स हो गया वो मार्शल लॉ, बट दैट इज द थिंग। अब एक इसी मार्शल लॉ के कंटेक्स्ट में थोड़ा सा मैं आपको इंडियन एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि इंडिया में क्या है मार्शल लॉ के बारे में। याद रखिएगा, पहला चीज जो यूपीएससी आपसे पूछेगा वो है कि मार्शल लॉ इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना है, मार्शल लॉ इज नॉट डिफाइंड, है ना। यूपीएससी आपको स्टेटमेंट जरूर देगा कि इट इज डिफाइंड, बट इट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज नॉट डिफाइंड बोल रहा हूं मैं, मेंशन्ड नहीं बोल रहा हूं, डिफाइंड बोल रहा हूं। डिफाइंड नहीं है। हालांकि आर्टिकल 34 जब आप पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स का, आर्टिकल 34, तो वहां पे आपको मार्शल लॉ का रेफरेंस मिलेगा, है ना। कहता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स व्हाइल द मार्शल लॉ इज इन फोर्स, ठीक है ना। आर्टिकल 34 इज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फंडामेंटल राइट्स व्हाइल द मार्शल लॉ इज इन फोर्स, ठीक है ना। तो मार्शल लॉ कब लगाया जाता है मैं आपको बता दूं। मार्शल लॉ लगाया जाता है लॉ एंड ऑर्डर सप्लाई का जब ब्रेकडाउन हो जाता है। किस चीज का ब्रेकडाउन होता है? तो लॉ एंड ऑर्डर का जब ब्रेकडाउन होता है तब इसको लागू किया जाता है। एक रीजन में लागू किया जा सकता है, किसी भी पर्टिकुलर रीजन में लागू किया जा सकता है, और इससे फंडामेंटल राइट्स इंपैक्ट होता है, और वहां पे जो गवर्नमेंट रहती है वो सस्पेंड हो जाती है। ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट विल सस्पेंडेड देयर। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे जो रूल है वो मिलिट्री रूल कहलाने लगता है। इट इज नॉट मिलिट्री लॉ। एक डिफरेंशिएशन और रखना कि मिलिट्री रूल इज डिफरेंट फ्रॉम मिलिट्री लॉ। मिलिट्री लॉ मतलब जो आर्म्ड फोर्सेस के लिए लॉ लागू हो, है ना। मिलिट्री लॉ का मतलब क्या होता है? जो आर्म्ड फोर्सेस पे लॉ लागू हो। मिलिट्री रूल इज समथिंग विच इज दिस मार्शल लॉ, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस ऑल्सो। थोड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में मैंने आपको बता दिया, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अमिताभ घोष जी के बारे में आया है। ही हैज वॉन द 2024 इरास्मस प्राइज, है ना, लिटरेचर का प्राइज है इरास्मस प्राइज। इरास्मियनम फाउंडेशन है जो कि ये अवार्ड देती है, तो अमिताभ घोष को दिया गया है। अब इस आर्टिकल को जब आप पढ़ेंगे तो अमिताभ घोष जी के बारे में आपको बहुत चीजें जानने को मिलेगी, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ही राइट्स ऑन द कंटेम्प्रेरी जो एंथ्रोपोजेनिक इशूज हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ऐसे टॉपिक्स पे भी ये लिखते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पे एक हंग्री टाइड, इनके बुक्स में आपको बता दूं, द हंग्री टाइड एक बुक यहाँ पे मेंशन्ड है। दूसरी जो मेंशन्ड है वो है गन आइलैंड, ठीक है। तीसरी जो है जंगलनामा। फोर्थ है द नटमेग्स कर्स, यानी कि पैराबल्स ऑफ फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस। देन इबिस ट्रिलोजी, जिसमें सी ऑफ पॉपीज है, रिवर ऑफ स्मोक है, एंड फ्लड ऑफ फायर है। ये इनकी 3 किताबें इस इबिस ट्रिलोजी में आती है। बाकी यहाँ पे जो मेंशन्ड है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आई होप यू विल बी एबल टू रिमेंबर दीज नेम। क्या होता है, कई बार पूछ लेता है कि डायरेक्ट आपको बुक्स के नाम लिख दिया किस ऑथर की है ना। 4-5 बुक्स के नाम लिख के बोल दिया ऑथर का नाम बताओ, तो हो सकता है अमिताभ घोष के बारे में पूछ ले ऐसा। इरास्मस प्राइज याद रखेगा, लिटरेचर का प्राइज जो दिया गया है। Now the next topic is the caste census a useful exercise? तो सबसे पहले जो 2 पैराग्राफ है उसमें क्या मेंशन किया गया कि पहली जो कास्ट सेंसस की एक्सरसाइज हुई थी वो हुई थी 1871-1872 के आसपास, ठीक है ना। द फर्स्ट डिटेल्ड कास्ट सेंसस जो हुआ था वो 1871-72 में हुआ था। और इस समय जब 1881 में जब आपका कास्ट सेंसर प्रिपेयर हुआ तो डब्लू चिकेल या किकेल, जो भी आपको पढ़ना है, स्पेलिंग याद रखना, डब्लू किकेल प्लोडेन जो थे, ही वॉज द सेंसस कमिश्नर दैट टाइम, जिन्होंने कहा कि इट इज सो फ्रस्ट्रेटिंग एंड सो कंफ्यूजिंग एक्सरसाइज, hope that another occasion no attempt will be made to obtain this information। तो उन्होंने कहा था I hope no other attempt of caste census is done, किकेल प्लोडेन ने कहा था। अब देखते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज आती है और क्या क्या प्रॉब्लम आती कास्ट सेंसस में, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो नंबर्स ऑफ कास्ट हैं वो हर साल वेरी करते हैं। 1931 के सेंसस में 4147 कास्ट आई थी। इंस्टेंट और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का जब हुआ तो इट आइडेंटिफाइड ओवर 46.7 लाख कास्ट या सब कास्ट। आप सब सोचो 46.7 लाख कास्ट या सब कास्ट टोटल जाके मिली, हर एक आदमी पे एक कास्ट बन रही है। Now the problems with the caste is that there are some upward caste mobility claims।
अपवर्ड कास्ट मोबिलिटी क्लेम का मतलब क्या होता है कि कई कास्ट अपने आप को जो नीचा मानती हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करती हैं एंड वो क्लेम करती हैं कि भैया वी आर ऑफ द अपवर्ड क्लास। फिर कुछ कास्ट डाउनवर्ड कास्ट मोबिलिटी क्लेम भी होते हैं। अब जैसे कुछ लोग को फायदा है भाई कि पता है कि रिजर्वेशन मिलेगा या जो चीजें हैं, तो डाउनवर्ड कास्ट मोबिलिटी क्लेम्स भी होते हैं कई जगह, जहां पे जो कास्ट वाले लोग हैं वो कहते हैं भाई हमको नीचे डालो, हमको एससी स्टेटस दो, हमको एसटी स्टेटस दो, ओबीसी है तो एससी मांगेगा, एससी है तो एसटी मांगेगा, इस तरीके से। तो डाउनवर्ड कास्ट मोबिलिटी क्लेम भी है। देन कुछ है मिस क्लासिफिकेशन की भी प्रॉब्लम्स है। जैसे मिस क्लासिफिकेशन फॉर एग्जाम्पल राजस्थान का एग्जाम्पल ऑथर ने दिया है कि धनक, धनकिया एंड धानुक ये एससी हैं, लेकिन धानका ये एसटी हो गया। अब नाम में देखो कोई अंतर नहीं है, धनक, धनकिया और धनुक ये एससी क्लासिफाइड है, धनका को एसटी क्लासिफाइड कर दिया। सेन अपर कास्ट है बंगाल में, वहीं पे सैन जो है SAIN थोड़ा सा अंतर है, वो ओबीसी बार्बर कम्युनिटी है। तो अब यहां पे ऑथर ने बोला कि दिस लीड्स टू मिस क्लासिफिकेशन ऑफ द कास्ट। तो अपवर्ड क्लेम, डाउनवर्ड मोबिलिटी क्लेम एंड मिस क्लासिफिकेशन, 3 प्रॉब्लम्स आर देयर कास्ट के साथ एंड देयरफॉर द नंबर चेंजेस, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला है इंडियाज स्ट्रेटेजिक फोकस ऑन वेस्ट अफ्रीका। ये एडिटोरियल है, ओपिनियन पेज है, बहुत ही प्यारा आर्टिकल है ये। एक्चुअली ये दिखा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 1 महीने या 2 महीने में जो उन्होंने किया है और पिछले पहले टर्म में लगभग उन्होंने 10 अफ्रीकन कंट्रीज विजिट कर ली हैं। रिसेंटली उन्होंने युगांडा विजिट किया, नाइजीरिया उन्होंने विजिट किया, स्ट्रेटेजिक विजिट रखी नाइजीरिया की, है ना। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस हियर? तो नाइजीरिया को बहुत इंपॉर्टेंस दिया के जा रहा है, वो भी बताऊंगा। लेकिन अभी रिसेंटली एक चीज बता दूं कि इंडियन के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को नाइजीरिया का 2nd हाईएस्ट नेशनल अवार्ड मिला है, जो वहां पे ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर बोलते हैं, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, एंड ही बिकेम ओनली 2nd फॉरेन डिग्निटरी टू रिसीव दिस डिस्टिंक्शन सिंस 1969। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि ये ही इज ओनली द 2nd डिग्निटरी, फॉरेन डिग्निटरी टू रिसीव दिस distinction since 1969 after Queen Elizabeth II. तो this is very important, very good also. अब नाइजीरिया जो है, it is both the largest economy and the largest democracy in Africa. अफ्रीका की न केवल ये largest economy है बल्कि largest democracy भी है ये आपकी नाइजीरिया, एंड इट इज ऑल्सो अ रीजनल हेजेमन इन द वेस्ट अफ्रीका। वेस्ट अफ्रीका की बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है ना। अफ्रीकन यूनियन भी आप वहाँ पे है, तो नाइजीरिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द अफ्रीकन यूनियन ऑल्सो। इट इज़ रिगार्डेड एज अ डेमोक्रेटिक रूल, है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो नाइजीरिया के साथ जो टाइज हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो इसी कारण से इंपॉर्टेंट भी है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये कि नाइजीरिया के ऊपर चाइना बहुत ज़्यादा फोकस करता है, चाइना का फोकस बहुत ज्यादा रहा है, और उसको अगर अपन को काउंटर करना है तो ऑब्वियस सी बात है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत सही कर रहे हैं। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ना केवल टाइज ट्रेड और इस लेवल पे, बल्कि टेररिज्म के अगेंस्ट भी दोनों एक साथ होना चाहते हैं। इस्लामिस्ट ग्रुप वहां पे भी है, एक बोको हराम नाम का, बोको हराम इज अ इस्लामिस्ट ग्रुप विच इज देयर, जिसके अगेंस्ट फिर ये काफी मतलब एक साथ हो सकते हैं। नाइजीरिया में करेंटली 200 से ज्यादा चाइनीज कंपनीज हैं। इट इज चाइना लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट, याद रखिएगा, एंड 2nd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन अफ्रीका। तो अब आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा चाइना नाइजीरिया की क्लोजनेस बढ़ गई है। इंडिया को भी एक्शनेबल कुछ करना पड़ेगा, एंड केवल बातचीत से नहीं होगा, गुडविल से नहीं होगा, कॉन्क्रीट हमको डिलीवरेबल्स देने पड़ेंगे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। 2 एडिटोरियल और हैं इसमें। पहला है डू नॉट राइट ऑफ ट्रम्प्स अफ्रीका, ये शशि थरूर जी का आर्टिकल है। मैं आपको बस इसको सिंपल शब्दों में बता दूं, कुछ नहीं है। पहला पॉइंट ऑथर ने बताया कि अमेरिका की स्ट्रेंथ क्या है, तो अमेरिका की स्ट्रेंथ है भाई उसकी इकोनॉमी, इतनी वास्ट इकोनॉमी है, दैट इज द फर्स्ट स्ट्रेंथ। लिखते जाओ ऐसे, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही लिखना। अमेरिका की स्ट्रेंथ उसकी वास्ट इकोनॉमी है। 2nd जो मिलिट्री पावर है वो भी बहुत ज्यादा वास्ट है, क्योंकि अगर आप डिफेंस बजट देखें अमेरिका का, वो बाकी कंट्रीज के कंबाइंड डिफेंस बजट से भी ज्यादा है ना। तो दैट इज द वन थिंग विच इज वेरी वेरी पावरफुल फॉर अमेरिका। देन अमेरिका की तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो उसका डॉलर है। डॉलर का जो डोमिनेंस है इन द इंटरनेशनल मार्केट, दैट इज ह्यूज, है ना। बट दैट इज द थिंग। नाउ अमेरिका की वीकनेसेस क्या होती जा रही है, तो अमेरिका की वीकनेस ये सबसे पहली ये है कि जो चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ इकोनॉमी एंड ऑल। तो चाइना का बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं
है ना। दैट इज वन थिंग। दूसरा, जो अमेरिकन पहले होते थे, अमेरिका बहुत ज्यादा मेडल करता था। मेडल मतलब जैसे अफगानिस्तान में बैठा हुआ है, थोड़ा इसराइल में बैठा हुआ है, लेकिन नाउ अमेरिकाज जो इस तरह के छोटे छोटे रीजनल इन्फ्लुएंसेस हैं वो थोड़ा डाउन हुए हैं, क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान से हट गया, वहां पे भी उसकी सक्सेस नहीं मानी जाती है, वियतनाम वॉर में तो नहीं मानी जाती है। तो इस तरीके से अमेरिका का थोड़ा सा क्लैमर घटा जरूर है फ्रॉम दैट। बट ऑथर का ये कहना है, यानी शशि थरूर जी का ये कहना है कि ट्रंप का जो अमेरिका है दैट शुड नॉट बी रिटर्न ऑफ, मतलब उसको आप ये नहीं कह सकते कि आप राइट ऑफ करके छोड़ दे कि नहीं यार आप तो अमेरिका घट गया, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रंप जो है ही इज अ वेरी स्ट्रांग लीडर, सबसे पहली चीज। दूसरा, बिल्कुल एंटी चाइना का सेंटिमेंट है, एंटी चाइनीज सेंटिमेंट है। तीसरा, जो ग्रुपिंग्स हैं जैसे कि I2U2 ग्रुपिंग हो गई, उसकी वैल्यू बढ़ने वाली है, I2U2 की ग्रुपिंग बढ़ने वाली है, क्वाड की ग्रुप वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि एंटी चाइना है प्रॉपर, है ना। तो इस तरीके से है, एंड बड़े स्ट्रांग डिसीजंस ले सकते हैं फॉर अमेरिका, इकोनॉमी को और ज़्यादा ग्रो कराने के का मादा रखते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें ऑथर ने आप बोली कि दैट शुड नॉट बी रिटन ऑफ। एंड इंडिया के लिए सजेशन ये दिया है कि यू हैव टू हैव अ वेरी गुड फॉरेन पॉलिसी टू मेंटेन द रिलेशन विद चाइना और रशिया एंड USA, ऑल थ्री है। तो यहाँ पे ये है इंपॉर्टेंट कि फॉरेन पॉलिसी को बहुत ही बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, एंड यू शुड कोऑपरेट विद ऑल थ्री। लेकिन अब इसे फाइन बैलेंस आप कैसे बना पाओगे, दैट इज वन थिंग दैट इज लेफ्ट फॉर द फॉरेन पॉलिसी एंड फॉरेन मिनिस्टर्स टू डिसाइड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अ कट इन टाइम, अब ये जो आर्टिकल लिखा गया, ये लिखा गया कि ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी जो थी उसमें 2022 में उसके लिए रेजोल्यूशन पास हुआ था पहले यूनाइटेड नेशंस का, टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन के नाम से, ठीक है ना। लेकिन अभी ये जो प्लास्टिक ट्रीटी है इसमें कुछ कंक्रीट नहीं निकल पाया। क्यों? क्योंकि ना प्रोडक्शन कट के ऊपर डिसाइड हो पाया और ना ही प्लास्टिक को एलिमिनेट करने का कुछ टाइमलाइन डिसाइड हो पाया। यहाँ पे ऑथर ने इंडिया के बारे में जरूर लिखा है, बस मैं वही पॉइंट बताना चाहता था कि इंडिया ने हालांकि अपोज किया, प्रोडक्शन कट को अपोज किया, मतलब कि प्रोडक्शन कट नहीं चाहता इंडिया। तो ऑथर ने ये कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप डेवलपमेंट के नाम पे इन्वायरमेंट को भूल जाएं, तो प्लीज लुक एट दैट ऑल्सो। वही चीज यहाँ पे लिखे, देखो, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ बैन ऑन प्लास्टिक मस्ट बी सीन विद द इल इफेक्ट्स ऑन हेल्थ। तो ऑथर का ये कहना है कि भैया आपको लग रहा है कि प्लास्टिक कट करने से इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ जाएगी और बहुत सारी चीज, लेकिन आप ये देखो कि प्लास्टिक के यूज से हेल्थ को जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट पड़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो उसको ओवर शेडो कर जाए। तो दैट इज द सजेशन फॉर इंडिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ठीक है। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे आया है एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में। स्टडी फ्लैग्स एग्रो फॉरेस्ट्री थ्रेट्स टू फ्रॉग्स। तो सबसे पहले तो पहले आपको एग्रो फॉरेस्ट्री बता दूं। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब होता है एक ऐसा लैंड यूज मैनेजमेंट सिस्टम जहां पे ट्रीज, श्रब्स और क्रॉप्स को इकट्ठा कर दिया जाता है। मतलब एक तो लाइव स्टॉक हो या तो क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, मतलब जो एग्रीकल्चर वाली चीजें हैं, लाइव स्टॉक और क्रॉप्स, वो प्लस ट्रीज, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। तो एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया। एग्रो यानी एग्रीकल्चर वाला पार्ट और फॉरेस्ट्री यानी फॉरेस्ट्री वाला पार्ट। तो उसमें प्लांट्स हो गए, ट्रीज हो गए और श्रब्स हो गए फॉरेस्ट्री की तरफ से, और क्रॉप्स और या लाइव स्टॉक हो गया। तो जैसे इसका एग्जांपल है एग्रो सिल्वीकल्चर हो गया। एग्रो सिल्वीकल्चर यानी कि एग्रीकल्चर हो रहा है, बीच बीच में आपने पेड़ लगा दिए खूब सारे, तो एग्रो सिल्वीकल्चर बोलते हैं इसको। तो ये कंबाइन करता है एग्रीकल्चरल और फॉरेस्ट्री की टेक्निक्स को। अब यहाँ पे ऑथर का ये कहना है कि जो टेक्निक्स हैं, आपने क्या किया, कई जगहों पे प्लेट्यूज को कन्वर्ट कर दिया एग्रो फॉरेस्ट्री लैंड्स में, प्लेट्यूज को कन्वर्ट कर दिया एग्रो फॉरेस्ट्री के लैंड्स में। तो जब प्लेट्यू को आप एग्रो फॉरेस्ट्री में कन्वर्ट करोगे तो बहुत सारे फ्रॉग स्पीशीज हैं जो इस चेंज को बर्दाश्त नहीं कर पाते। जैसे कि कुछ स्पीशीज हैं इंक्लूडिंग, जैसे आप लिखा है बरोइंग फ्रॉग है, एक गोवन फेजर वराया हो गया आपका। सो दे आर लेस अबंडेंट इन मॉडिफाइड हैबिटेट्स। तो जो मॉडिफाइड हैबिटेट्स हैं वहां पे कम अबंडेंट रहते हैं। तो वही चीज ऑथर ने यहाँ पे कही कि ये जो हैबिटेट चेंज है दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर दीज स्पीशीज एंड ऑल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। यही इस आर्टिकल में था, आपको समझ में आ गया होगा। आफ्टर एनॉमली अलर्ट, इसरो सेट्स प्रोबा 3 लॉन्च फॉर टुडे। अब कल एक्चुअली प्रोबा 3 का लॉन्च होना था। प्रोबा 3 लॉन्च याद रखिएगा, प्रोबा 3 किसकी सैटेलाइट है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सैटेलाइट है। और ये किस मिशन से लॉन्च हो रही है? तो PSLV C59 से लॉन्च हो रही है। PSLV C59 से लॉन्च की जाएगी। ये 61st फ्लाइट है PSLV की। एंड इस बार जो कन्फिग्रेशन यूज होगा, PSLV के अलग अलग कन्फिग्रेशन है, उसमें से जो कन्फिग्रेशन यूज होगा वो PSLV XL है। तो याद रखिएगा PSLV XL के थ्रू जा रहा है। PSLV C59 में 61st फ्लाइट है, सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च होगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये जो प्रोजेक्ट है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, एंड दिस इज सैटेलाइट विच विल गो इनटू द इलिप्टिकल ऑर्बिट, है ना। एंड सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है श्रीहरिकोटा, वहां से लॉन्च होगा।
दीज आर द फैक्ट्स। आज इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही जानना आपके लिए जरूरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोबा 3 किसकी है, बस ये भी जान लो तो काफी है। अब यहाँ पे 2 लेक्स के नाम आए हैं जो कि केरला में लोकेटेड है। हालांकि ये रामसर साइट्स हैं, अष्टमुडी एंड वेम्बनाड कोल लेक, बट ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन के कारण ये फेमस है और बहुत ज़्यादा एल्गल ब्लूम हो रहा है। पोल्यूशन होगा तो एल्गल ब्लूम होगा ही, तो दोनों के नाम याद रखना। केरला में है अष्टमुडी लेक एंड वेम्बनाड कोल लेक। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ये भी इंपॉर्टेंट था। एंड इंडिया बैक्स यूएन रेजोल्यूशन कॉलिंग ऑन इजराइल टू लीव पैलेस्टीन। इंडिया ने जो यूएन रेजोल्यूशन है जिसने कि कहा कि इजराइल को 1967 वॉर के बाद उन्होंने जितनी टेरिटरी ऑक्यूपाई की है, चाहे पैलेस्टीन में, चाहे सीरिया का गोलन हाइट्स हो गया, इन सबको लीव कर देना चाहिए। तो इंडिया ने इसके फेवर में किया है, मतलब इंडिया ने कहा है यस यू शुड लीव दैट, है ना। तो इंडिया 157 उन कंट्रीज में था जिसने फेवर में वोट किया है। 8 कंट्रीज ने अगेंस्ट में वोट किया, जिसमें अर्जेंटीना, हंगरी, इजराइल, माइक्रोनेशिया, नाउरू, पलाऊ, पापा न्यू गिनी एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है जिन्होंने अगेंस्ट में वोट किया है। कैमरून, चेक रिपब्लिक, इक्वाडोर, जॉर्जिया, पैराग्वे, यूक्रेन, उरुग्वे एब्सटेन कर गए। बाकी सबने वोटिंग की है इन द फेवर, ठीक है ना। एंड दिस रेजोल्यूशन वाज विड्रॉल ऑफ इजराइल फ्रॉम पैलेस्टीनियन टेरिटरी ऑक्यूपाइड सिंस 1967, जिसमें ईस्ट जेरूसलेम भी इंक्लूडेड है। तो ये भी आप याद रखिएगा। एंड इंडिया ऑल्सो वोटेड इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन दैट डिमांडेड इजराइल टू विड्रॉ फ्रॉम सीरियन गोलन हाइट। तो सीरिया का जो गोलन हाइट्स है वो वाले पार्ट से भी विड्रॉ करने के लिए इंडिया ने कहा है, मतलब इंडिया ने वोटिंग की उनके फेवर। इंडिया ने अकेले नहीं कहा है लेकिन वोटिंग की है। तो दैट इज ऑल्सो अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ रहा होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स थे, मैंने सारे आपको कवर करा दिए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट मैं बता सकता था। आप लोग को पसंद आया तो प्लीज डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।